बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। आज 2023 पर एक ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे। जसमीत भाटिया जी की टीम के साथ ही अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं, जो खुद एक जाने माने एक्सपर्ट हैं, और आज इनसे जानेंगे कि इस वर्ष 2023 में रिफ्यूज़ल्स किन रीजंस पर मिलेगी। रिफ्यूज़ल्स पहले भी आते रहे हैं, लेकिन हर साल कुछ खास रीजंस होते हैं जो हमें पता लगते हैं। जैसे 2022 में कुछ ऐसे रीजंस हमारे सामने निकल के सामने आए। अब 23 में वो रीज़न तो है ही हैं, और क्या रीजंस हो सकते हैं जिस कारण रिफ्यूज़ल झेलना पड़ सकता है, और रिफ्यूज़ल से बचने के लिए स्टूडेंट्स क्या करें, कौन सी गलतियां स्टूडेंट बार बार करते हैं। उन गलतियों से आपको बचना होगा मई और सितंबर में, क्योंकि कनाडा ने प्रोसेसिंग टाइम कम कर दिया है, तो रिजल्ट्स बड़े फास्ट आ रहे हैं। आपको ज़्यादा समझने का, ट्रेंड समझने का मौका नहीं मिलेगा। तो अप्लाई करने से पहले ही आपने पूरी तरह से श्योर होना है कि आपने बिल्कुल करेक्ट फाइल आपकी लॉन्च हुई है। अनीता जी हमारे साथ हैं। अनीता जी आपका स्वागत है जी। थैंक यू सो मच सर। अनीता जी, आपका एस्टिमेट क्या है, अंदाज़ा क्या है 23 में कौन से रीजंस पर रिफ्यूज़ल्स मिल सकती है और स्टूडेंट्स अवॉइड करें वो गलतियाँ? जी सर। सबसे पहले जब भी हम कनाडा के लिए एप्लीकेशन फाइल लॉन्च करते हैं, वहाँ पे दो कैटेगरी होती हैं, एसडीएस एंड नॉन एसडीएस। एसडीएस का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट के 6 ईच हैं एंड स्टूडेंट इज पेइंग द ट्यूशन फीस फॉर द 1 ईयर एंड स्टूडेंट इज पेइंग द जीआईसी, तो ये वाली सारी कैटेगरी एसडीएस में आ जाती है। इसमें मेनली हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप एसडीएस कैटेगरी में हो, पहले मैं एसडीएस का क्लियर करूंगी, उसके बाद नॉन एसडीएस। सो एसडीएस अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपका कोर्स रेलेवेंट होना चाहिए। आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि अपनी एप्लीकेशन पब्लिक कॉलेज में ही अप्लाई करें, बिकॉज पब्लिक कॉलेज का एक तो वो रहता है कि आपके पास वर्क परमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, आपका प्रॉपर सर्टिफाइड डीएलआई नंबर होता है, ठीक है। सो अगर आप पब्लिक कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन योर कोर्स शुड बी रेलेवेंट। दूसरा, आपने कोर्स रेलेवेंट होने के बाद आपके कोर्स में प्रोग्रेशन होना चाहिए। प्रोग्रेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप 12th कर रहे हैं तो 12th के बाद का आपका अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो तो ऐसा नहीं है कि आप कोई अंडर ग्रेजुएट का डिप्लोमा पिक कर लीजिए क्योंकि आपका आईएलटीएस रिक्वायरमेंट या फिर आपको स्पेसिफिक सिटी में जाना था तो इसलिए आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लिया है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। तीसरा ये आता है कि हम अपने फंड्स, फाइनेंशियल्स, आईटीआर, ये चीज़ की एसडीएस फाइल में एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर आप इसमें लगा लेते हो तो देन इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो एसओपी है दैट शुड बी वेल एक्सप्लेन्ड। उसमें आपने अपने बारे में तो बताया, लेकिन आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप कौन सा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, कोर्स को बहुत अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका फ्यूचर आउटकम। तो जब भी आपकी केस की एसओपी बनती है तो प्लीज़ गो थ्रू योर एसओपी। कोशिश कीजिए कि खुद बनाएं आपकी एसओपी, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा आपके बारे में और कोई नहीं लिख सकता। तो जो आपके फ्यूचर आउटकम्स हैं दैट शुड बी प्रॉपर वेल एक्सप्लेन्ड। उसमें आपको ये लेट सपोज आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको फ्यूचर आउटकम्स में आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इस कोर्स को करने के बाद आपके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द SDS. Course should be relevant, progression should be there, and your file should be well explained. अब बात करते हैं नॉन एसडीएस कैटेगरी की। नॉन एसडीएस कैटेगरी यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के किसी एक में 5.5 बैंड है, या फिर स्टूडेंट पीटी पे अपनी फाइल लॉन्च कर रहा है, या फिर उसने सिर्फ हाफ ईयर की ट्यूशन फीस पे करी है। कोशिश कीजिए कि जब भी आप कनाडा अप्लाई करते हैं 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे करें, पर उसके बावजूद भी अगर किसी रीज़न से आपने सिर्फ 1 सेमेस्टर की ट्यूशन फीस पे की है, या फिर आपने जीआईसी मिस आउट कर दिया है, तो ये वाली जितनी भी कैटेगरी होगी ये नॉन एसडीएस में होगी। तो अगर आप नॉन एसडी में वीज़ा फाइल लॉन्च कर रहे हैं तो आपने किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका कोर्स बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए। आप किसी ऐसी प्रोविंस में अप्लाई कीजिए जहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स की डिमांड हो, जैसे कि सस्कैचुअन, जैसे कि नोवा स्कॉशिया, जैसे कि थंडर बे, न्यू ब्रंसविक, एल्बर्टा। यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिमांड है
इन प्रोविंसेस में ट्राई कीजिए अप्लाई करने की, पहली चीज़। दूसरा, योर कोर्स शुड बी रेलिवेंट। आपको ये देखना है कि रेलिवेंसी के लिए भी मैंने एक शो बनाया था तो जिसमें हमने कोर्स रेलिवेंसी का डिस्कस किया था। सो मोटा मोटा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप कॉमर्स पास आउट स्टूडेंट हो तो आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जिसमें भी आपके सबसे अच्छे मार्क्स हैं, जिसमें भी आप सबसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपने उसी के रिलेटेड कोर्स लेना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका पीटी है या फिर आपने 1 ईयर की ट्यूशन फीस नहीं पे की है तो आप जितने फंड्स दिखा सकते हैं उतने दिखाइए। आपके पास सेविंग्स नहीं है तो अगर आपके पेरेंट्स का जीपीएफ है, पीपीएफ है, आप वो दिखा सकते हैं। सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं जिसमें आपके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, कितना गोल्ड है, वो सारा वैल्यूएशन रिपोर्ट में लग जाता है। आईटीआर आप दिखाएं, अपने पेरेंट्स की आईटीआर दिखाएं। अगर आप, कई बार क्या होता है कि कोई गर्ल अप्लाई कर रही है एंड शी इज़ मैरिड, तो वो क्या करती है कि अपने इन लॉज की तो सारी दिखा देगी लेकिन अपने पेरेंट्स की नहीं दिखाती। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने इन लॉज और अपने पेरेंट्स सबकी आईटीआर दिखाएं, सबके फंड्स दिखाएं। इस प्रोफाइल को जितना स्ट्रॉन्ग आप फाइनेंस से कर सकते हो उतना बेटर है आपके लिए। कोर्स रेलेवेंसी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका एसओपी। एसओपी में आपके फंड्स, आप इस कोर्स के लिए क्यों जा रहे हो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है जब भी हम कनाडा अप्लाई करें, एसडीएस या नॉन एसडीएस कैटेगरी में। ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप रिफ्यूजल से ज़रूर बचेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिए। अनीता जी ने 904139 904112 तुरंत इस नंबर पे बात कीजिए और ज़्यादा जानकारी हासिल कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी चाहिए, तब भी इसी नंबर पे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बनाइए और चंडीगढ़ या मोहाली ऑफिस में आके मिलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।